माशरे के अंदर ऐसे मसाइल आ गए हैं जिन पर मुझे कैमरे के सामने बात करना पड़ रही है, वरना मेरी पूरी कोशिश थी। अगर आप मेरा पूरा जो वर्क ट्रैक देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह से वर्क कर रहा हूँ, कितनी सादगी से, कितनी खामोशी से। मेरा एक लंबा सफ़र है। आप उस मेरा डे वन से देखें कि मैंने कहाँ से सफ़र शुरू किया और मैं कहाँ पर आकर खड़ा हो गया हूँ कि मुझे कैमरे के सामने वो बातें करनी पड़ी हैं जो मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। तो ये भी मसला उन्हीं में से एक है कि ख़वातीन, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, ये चूँकि सोशल मीडिया बहुत बुरी तरह से फैल गया है, और ज़ाहिर है जहाँ उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही आप मुझसे कनेक्ट होते हैं और मिलते हैं, अपने आप को एम्पावर करवाते हैं, हील करवाते हैं। इसका यहाँ नुकसान ये भी है कि जहाँ पर इंसान ट्रैप भी हो जाता है और बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हो जाता है। कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक साहब कनाडा से मुझसे मिलने के लिए आए। ये मैं आपको जैसे कि पता है कि पूरी दुनिया से लोग मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, और ये ऑनलाइन कंसल्टेशन वो व्हाट्सएप के थ्रू भी लेते हैं, जूम के थ्रू भी लेते हैं, आईमो के थ्रू, या सऊदी अरब से जो जितने भी लोग रब्ता करते हैं वो आईमो के थ्रू करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो डिफरेंट ऐप्स के थ्रू आप ऑनलाइन जो है ना वो हेल्प लेते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने ऑनलाइन हेल्प ली। ऑनलाइन हेल्प लेने के बाद, और अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं ऑनलाइन ज़ाहिर है हीलिंग भी करता हूँ। अगर कोई बंदा ट्रॉमा से गुजरता है, आफ्टर ट्रॉमा जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, उसमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। 99% केसेस में ऑनलाइन हीलिंग भी हो जाती है। 1% केसेस में लोगों को मुझे अपने सामने अपने पास बुलाना पड़ता है। तो आप खुद सोचें कि ये 1% मेरे जो क्लाइंट हैं उनमें से एक थे। मैंने इनकी हीलिंग जो है वो की, और मुकम्मल हीलिंग इनकी हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी रहती थी। उसके लिए मैंने उन्हें पाकिस्तान बुलाया। वो पाकिस्तान में आए। अब आप ये देखें कि वो 80% हील हो चुके थे, एम्पावर हो चुके थे, लेकिन 20% अभी रहते थे। और जैसे ही वो मेरे सामने आए वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी सेंसिटिव लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, ये कितने ज़्यादा दुख और तकलीफ़ को महसूस करते हैं, इनको कितनी तकलीफ़ होती है। आप खुद सोचें कि एक शख्स, ज़ाहिर है वो कामयाब हो, उसका अपना घर कनाडा के अंदर हो, जिसमें महंगी गाड़ियाँ खड़ी हों, जिसका कारोबार अरूज पर हो, जिसके घर में दौलत हो, सुकून हो, खुशियाँ हों, अचानक से उसके घर में अजाब नाजिल हो जाए, उसकी बीवी किसी और में इन्वॉल्व हो जाए या किसी और के साथ ताल्लुक़ में चली जाए, उसका क्या हाल होगा। ऐसे शोहर का जब ज़ाहिर उसको पता चलता है कि मेरी बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और यहाँ तक ही नहीं, वो उसको छोड़कर किसी और के साथ शादी करना चाहती है, ये तकलीफ़ एक मर्द के लिए, एक शौहर के लिए बहुत बड़ी होती है। और आप खुद सोचें कि एक कामयाब, एक मजबूत जिम गोअर, और ज़ाहिर है जो इस एज के अंदर भी बहुत फिट इंसान हो, वो चीखे मार मार कर रो रहा था। उसने कहा कि सर, मुझे नहीं पता था ज़िंदगी भर के आंसू क्या होते हैं, तकलीफ़ क्या होती है। मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपने ज़ाहिर है ज़ीरो से अपने आप को हीरो बनाया। मैंने ज़ाहिर है जब शादी की तो फिर मैंने घर, फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ, और फिर बहुत सारी मेहनत के बाद मुझे ये हासिल हुआ है कि अब मेरी बीवी ये जो है ना किसी और के साथ ताल्लुक़ में चली गई है। अब ये भी देखें कि हुआ कैसे, कि बीवी पकड़ी कैसे गई। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी हमारी खुशियों से भरी हुई थी, मेरे बच्चे हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, बेटियां जवान हैं, बेटे जवान हैं, और हम एक भरपूर खुशियों से भरी, हमारा घर अपना, गाड़ी, कारोबार अपना, बच्चे बहुत ओबीडियंट, सारा कुछ सही चल रहा था। कि एक दिन वो कहने लगा कि मैं अपनी गाड़ी को डैशबोर्ड में से चीज़ें देख रहा था, तो उनमें एक मुझे रिसीप्ट मिली, और मैं बड़ा घबरा गया कि ये किस चीज़ की रसीद है। तो वो कहने लगा कि जब मैंने देखा तो मेरी बीवी ने पाकिस्तान में किसी को पैसे सेंड किए हुए थे, एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या बात है, कि ये क्यों मेरी बीवी ने आज तक मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया, वो मेरी बात सुनती और मानती है, ये अचानक कैसे हो गया, और ये कौन सा रिश्तेदार है जिसका मुझे नहीं पता। तो कहने लगे कि मैंने अचानक अपनी बीवी को पूछने की बजाय मैंने सोचा कि मैं पहले गौर करूं कि ये हो क्या रहा है। तो कहने लगे कि उसके बाद थोड़ा सा मैं अलर्ट हो गया, और मैंने अपनी बीवी को उस दिन से थोड़ा सा जब मॉनिटर किया तो पता चला कि मेरी बीवी मुस्तकिल पाकिस्तान में किसी लड़के को पैसे भेज रही है। तो कहने लगे जब मैंने ट्रैक निकाला, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर पाकिस्तान के सिस्टम की तरह नहीं है कि घपले हो जाएं और चीज़ें दब जाएं। आपको सिस्टम जो है ना, वो आप किसी भी चीज़ में अगर आप वो सिस्टम आपका नाम चल रहा होता है, आपका आईडीज़ होते हैं, तो आपको फ़ौरन ट्रैक रिकॉर्ड निकल आता है कि कौन सा बंदा क्या करा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी का आईडी डालकर जब पता किया तो पता चला कि हैवी ट्रांजैक्शंस हुई हैं पैसों की, और मैं हैरान हो गया कि ये कौन लड़का है। मैंने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की तो पता चला कि वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, अजीज़ नहीं है। फिर जब मैंने अपनी बीवी के सामने रखा तो उस दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ शादी करने वाली हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें खुला मैं तुमसे ले लूंगी, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मेरे पास एक बॉयफ्रेंड मौजूद है जिसके साथ मैं शादी करने जा रही हूँ। तो वो शौहर कहने लगा कि मैं शॉक्ड हो गया कि ये क्या बात बन गई, ये क्या माजरा बन गया।
और मैंने कहा वो लड़का कौन है, वो तुम्हें कैसे मिला? और फिर उसने कहा कि ज़ाहिर है मैंने जब कनेक्ट किया, उससे कलेक्ट करके कन्वर्सेशन को, जो मैं आपको तो ज़ाहिर है सीक्वेंस में बता रहा हूँ, तो उसने चंक्स में लेके कनेक्ट करके डॉट्स को बताया कि ये लड़का उन्हें नेट पर मिला और ये लड़का उनके जवान बेटे की उम्र का है। लड़का खूबसूरत, जवान और ज़ाहिर है पढ़ा लिखा है। अब ये आप हैरान होंगे कि अब घरेलू औरतों को ये भी बात समझ नहीं आती। वो कहने लगा कि मेरी बीवी ने कोई जॉब नहीं की। कब ज़ाहिर है ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं कारोबार करता हूँ, बहुत अच्छा कमाता हूँ। मैंने हमेशा अपनी बीवी को ब्रांड्स पहनाए, बिजनेस क्लास में वो सफ़र करती, मैंने हमेशा उसको महंगे परफ्यूम, यानी ब्रांड से नीचे कभी उसने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदी। मैंने जब उनकी बीवी की पिक्चर्स देखी, फिर ज़ाहिर है बाद में मैं उनकी बीवी से मिला भी था और फिजिकली भी देखा, और मैंने आपको इसलिए ओपनली खुल के बता रहा हूँ कि उनकी बीवी में ऐसा कुछ नहीं था कि एक जवान खूबसूरत लड़का उन पर आशिक हो जाए। होता है ना कि कुछ लोग ग्रेसफुल होते हैं उम्र के अंदर भी, उनकी उम्र ज़्यादा भी हो जाए। अब हुआ क्या, आपका इस सारे ट्रैप को समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर एम्पावर हों, एजुकेट हों कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए लोग डंकी लगाते हैं, और डंकी एक तकलीफ दे अमल है। आपको पता है कि उसमें ज़िंदगी और मौत का है, और पाकिस्तान में लोगों की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, कमाएं, अपनी ज़िंदगियां बेहतर करें। ये तो एक टारगेट लोगों का होता है। अब ये तो टारगेट अनपढ़ लोगों का, उनको पता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका जो डंकी टारगेट है वो डिफरेंट है। वो ये क्या करते हैं कि नेट पर बैठते हैं, और ये जो शादी की वेबसाइट्स हैं, ये बेसिकली ये डेटिंग साइट्स नहीं है, ये सेक्स साइट्स हैं। इस पर मैं आपको फिर किसी दिन एजुकेट करूंगा, मैं टॉपिक से ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहता। उनकी बीवी वहां नहीं थी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शादी की वेबसाइट्स पर नहीं, ये तो बहुत सारे केसेस हैं, उनमें मैं बता रहा हूं कि शादी की वेबसाइट्स वाले में लोग जाते हैं और कैसे उनके साथ धोखा होता है। यहाँ पर उनकी बीवी को इंस्टाग्राम पे उस लड़के ने अप्रोच किया और उसने कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं। और फिर अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शोहर वर्सेस धोखेबाज, शोहर वर्सेस 2 नंबर आदमी, शोहर वर्सेस बॉयफ्रेंड। अब हमारे यहाँ उर्दू लैंग्वेज में लव बॉम्बिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लव बॉम्बिंग क्या होती है। अभी आपको पता है कि मैं अपनी किताब मोहब्बत की डायरी लिख रहा हूँ, और मोहब्बत की डायरी में मैं ये जब देखता हूँ उर्दू वोकैबुलरी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, उर्दू एजुकेशन के अंदर जो महबूब की खूबियाँ हैं वो साइकोलॉजी के अंदर एक अब्यूज़र की हैं, एक टॉक्सिक पर्सन की हैं। तो हमें तो ये सिखाया बताया ही नहीं गया कि रियल लव क्या होता है। हमने जो पढ़ा है, जो शायरी ने हमें बताया है, जो अदब ने हमें बताया, जो माशरे ने हमें सिखाया, वो महबूब का जो कॉन्सेप्ट है वो अकॉन्शियस लाइफस्टाइल के अंदर या साइकोलॉजिकली वेल बीइंग और इमोशनल वेल बीइंग के अंदर वो अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हमें तो ये भी नहीं पता। खैर, बात आते हैं कि लव बॉम्बिंग की। अब लोगों को लव बॉम्बिंग की अगर आप कोई ट्रांसलेशन फाइंड आउट करने के लिए देखें, मैं नोट कर रहा हूं कि उर्दू की जो वोकैबुलरी है वो कितनी महरूम है अब्यूजर्स की जो टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं, माइंड गेम्स हैं, उनसे। तो लव बॉम्बिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को पता नहीं कि लव बॉम्बिंग क्या होती है, सेक्स बॉम्बिंग क्या होती है, या नॉर्मल सेक्स क्या होता है। मैं इसके हवाले से डिटेल में आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि लव बॉम्बिंग क्या होती है, एबनॉर्मल सेक्स और नॉर्मल सेक्स क्या होता है, सेक्स बॉम्बिंग क्या होती है, अटेंशन बॉम्बिंग क्या होती है, फिर लिसनिंग बॉम्बिंग क्या होती है, टॉकिंग बॉम्बिंग क्या होती है। जो धोखेबाज है वो आप पर बॉम्बिंग करता है। अब जो आपका नॉर्मल शोहर है, आप उसको समझने की कोशिश करें। वो कारोबार करता है, वो जॉब करता है, वो मेहनत करता है, उसने घर चलाना है, और वो घर चलाने में अपनी सारी एनर्जी सर्व कर देता है। अब ये जो धोखेबाज है, इसने क्या करना है? अब मैं वापस इसमें भी आपको थोड़ी सी बात समझा दूं ताकि मैं डी ट्रैक ना हूं, कि वो जो लड़का है वो उस खातून के पीछे, जिसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो लड़का उनके इश्क में मुब्तला हो, सिवाय इसके कि उनके पास नेशनैलिटी है। तो लड़का नेशनैलिटी की वजह से उनके पीछे पड़ गया है, उनका बसता हंसता घर तबाह करने के लिए। और जो खातून है, उनको लग रहा है कि ये मेरे बेटे की उम्र का जो बंदा है, ये तो मेरे ऊपर आशिक हो गया है और मुझे एक यंग लव, एनर्जेटिक लव मिल गया है। और वो लड़का ज़ाहिर खूब उनके साथ लव बॉम्बिंग कर रहा है, सेक्स बॉम्बिंग कर रहा था, और अटेंशन बॉम्बिंग, लिसनिंग बॉम्बिंग, टॉकिंग बॉम्बिंग। अब क्या होता है, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जब आपका शौहर आपके साथ सेक्स करता है, वो नॉर्मल सेक्स होता है, एबनॉर्मल नहीं होता, सेक्स बॉम्बिंग नहीं होती। आपको समझने की ज़रूरत है कि सेक्स बॉम्बिंग किसे कहते हैं। फिर जब आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है, वो नॉर्मल लव होता है, लव बॉम्बिंग नहीं होती। लव बॉम्बिंग अब्यूज़ है, सेक्स बॉम्बिंग अब्यूज़ है। इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब मेरे पास बड़ी तादाद में बीवियाँ और शौहर जब इस तरह के मसाइल लेके आते हैं, इनफिडिलिटी के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, तो मैं उन्हें बताता हूँ यहाँ पर आपके पास 2 हल हैं।
जो एक अनाड़ियों का हल यह है कि कंट्रोल करें, मोबाइल छीन लें, पाबंदियां लगाएं, जिससे उनके अंदर की एबनॉर्मेलिटी, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, वो और ज़्यादा, आपको पता ही होगा कि जितना रोका जाए उतनी वो बढ़ती है और बगावत पैदा होती है और ज़्यादा। यानी अगर आप उसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे कंट्रोलिंग बिहेवियर में, तो दूसरा शख्स आपके हाथों से निकलेगा, बाहर की तरफ भागेगा।